सो हेलो गाइस, आज हम एक टॉपिक है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। इस टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो पहली बात, इसका इंट्रोडक्शन हम देखते हैं कि निमोनिया होता क्या है। इसमें लिखा है कि निमोनिया इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ पल्मोनरी पैरेन्काइमा दैट कॉजेज देम टू फंक्शन एबनॉर्मली। अब निमोनिया में क्या होता है ना कि जो लंग पैरेन्काइमा होता है या पल्मोनरी पैरेन्काइमा, व्हाट डज पल्मोनरी पैरेन्काइमा मीन्स। पल्मोनरी पैरेन्काइमा का मतलब होता है कि लंग्स में जो लाइक एल्वेलाई होती है, जो गैसेस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उसके अंदर ना इन्फेक्शन हो जाता है। एल्वेलाई हो गया, एल्वुलर वॉल्स वगैरह जो भी होता है, जिसके कारण एक गैशियस एक्सचेंज में दिक्कत आ जाती है। मेनली इसमें म्यूकस वगैरह भी निमोनिया में हो जाता है। सॉरी मतलब कफ, स्पूटम, ये सब जो है वो जम जाता है, जिसके कारण एक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, जिसके कारण सही से O2 CO2 इनका जो एक्सचेंज होता है वो जो है प्रभावित हो जाता है, जिसके कारण जो पेशेंट होता है उसको उसका SpO2 डाउन होने लगता है या उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। अब इसके जो हम क्लासिफिकेशन देखेंगे तो क्लासिफिकेशन इस प्रकार है कि इसको टिपिकल, एटिपिकल, जनरली क्लासिफिकेशन किया गया है। उसके अलावा अप्रॉक्सीमेटली 20 to 33% ऑफ एपिसोड्स रिजल्ट्स इन हॉस्पिटलाइजेशन। मीन्स अगर किसी पेशेंट को निमोनिया हुआ है तो इतने मतलब इतनी मात्रा जो है, इतने रेंज में आपको हॉस्पिटलाइज करना ही होता है पेशेंट को। उसके बाद है टिपिकली अप टू 70% यूजुअली कॉज बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है जिसके कारण जो है निमोनिया होता है वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। अब एटिपिकल निमोनिया जो होता है वो 30 to 40% केसेस में एटिपिकल निमोनिया पाया जाता है। अब इसके लिए कोड यहाँ पे दिया हुआ है, माई लंग्स कंटेन्स वायरसेस। मीन्स माइकोप्लाज्मा निमोनिया, लेग्यूनेला निमोफिलिया, क्लाइमाइडिया निमोनिया वायरसेस, इन्फ्लुएंजा एंड एडिनोवायरस, ये इसके कुछ एटिपिकल निमोनिया के कॉजेटिव एजेंट हैं। अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। इसमें क्या क्या हमको सिम्टम्स दिखेंगे। कफ, फीवर, चिल्स, फटीग, डिस्निया, राइगर्स एंड प्लूरिटिक चेस्ट पेन, ये कुछ हमको इसमें सिम्टम्स दिखेंगे। कफ जो है वो ड्राई भी हो सकता है और उसमें स्पूटम भी आ सकता है। उसके बाद है, और जो प्रेजेंटेशंस होते हैं उसमें हेडेक है, मायल्जिया है, मतलब बॉडी एक होगा और सिर में दर्द होगा। उसके अलावा कुछ अगर पॉजिटिव जो फैक्टर्स होते हैं जैसे लेजियोनेला, उसमें जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स भी दिख सकते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स मीन्स हो सकता है कि पेट दर्द हो या गैस्ट्राइटिस हो या ऐसा कुछ भी दिख सकता है। अब साइंस के बारे में, साइंस मतलब जो हम पेशेंट्स के में ऑब्जर्व करते हैं, तो जैसे कि हम जब ऑस्कल्टेट करेंगे तो उसमें हार्ट साउंड सुनेंगे तो टैकीकार्डिया हमको मिलेगा, टैकीपनिया ये भी एक इसमें मिलेगा। उसके बाद है जब परकशन करेंगे, मतलब कि जो हम जनरल एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें ऑस्कल्टेट करते हैं, परकशन करते हैं, पालपेट करते हैं, ये सब जो है जनरल एग्जामिनेशन हम करते हैं, तो इसमें डलनेस होगी। जब परकशन करेंगे चेस्ट का, मतलब कि उंगली रख के जब उसमें टैप टाइप का करते हैं तो उसमें एक डलनेस सुनाई देगी। क्रैकल्स और रेल्स होगा ऑस्कल्टेशन में। अब क्रैकल्स और रेल्स क्या होता है, तो जब ऑस्कल्टेट करते हैं, जब हम लंग साउंड सुनते हैं पेशेंट का, मतलब पेशेंट को पीछे घुमा के या फिर सामने से भी आप जब चेस्ट एरिया में उसको उसका लंग साउंड सुनोगे तो उसमें क्रैकल्स और रेल्स ऐसे, मतलब जैसे पानी के बुलबुले होते हैं ना, वैसे टाइप का ना साउंड सुनाई देता है। उसके बाद ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड सुनाई देगा। उसके बाद टैक्टाइल फ्रीमिटस और ईगोफेनी, मतलब कि ई अगर जो है वो ए में चेंज होता है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि पेशेंट को आप बोलने बोलोगे ना तो ई जो है वो ए जैसा सुनाई देता है। उसके बाद पेशेंट्स जो हैं वो टिपिकल निमोनिया जो है वो डिस्निया और ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड्स ऑन ऑस्कल्टेशंस, मतलब ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड एक टाइप का एक साउंड होता है। लंग साउंड्स के बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे आपका क्रैकल्स हो गया, रेल्स हो गया और वीजिंग हो गया, तो ये एक टाइप का ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड है। ये कभी और हम कोशिश करेंगे इसको अपलोड करने की। अभी के लिए इतना बस जान लो कि ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड्स जो है वो ऑस्कल्टेशन में सुनाई देता है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में।
अब रेडियोलॉजिकल इमेजिंग मतलब कि जब एक्सरे फिल्म हम देखते हैं निमोनिया का तो कैसे दिखेगा, तो एक पीए व्यू मतलब पोस्टीरियो एंटीरियर व्यू का यहाँ पे एक्सरे दिया हुआ है। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे फाइंडिंग्स लिखी है कि लोबर कंसोलिडेशन मोर टिपिकली इन टिपिकल निमोनिया। लोबर कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन का मतलब होता है एक फिक्स एक एक थप्पा जैसा बोल सकते हैं, एक सॉलिड टाइप का वहाँ पे मतलब मार्किंग्स दिखती हैं। उसके बाद बायलेटरल डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेट्स कॉमनली सीन इन एटिपिकल निमोनिया। तो डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेट्स बायलेटरल मतलब कि थोड़ा सा उतना क्लियर नहीं होगा एटिपिकल निमोनिया में। उसके बाद है इट परफॉर्म अर्ली इन द कोर्स ऑफ डिजीज में बी नेगेटिव। इसमें आप देख सकते हो जैसे कि लंग फील्ड होता है, कभी भी किसी एक्सरे को अगर हम देखते हैं तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं। तो पहली बात तो आप देख सकते हो कि लंग का हम एपेक्स देखेंगे, उसके मतलब जो बॉर्डर्स होते हैं, उसके बाद लंग फील्ड देखते हैं, ये सब चीज़ें जो है हम देखते हैं। तो इसमें देखो, और एक वो देखते हैं कि हम कार्डियक नॉच जिसको कहते हैं वो भी देखते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जैसे कि बहुत ज़्यादा अगर आपको लंग एक्सरे जो है बहुत ज़्यादा ब्लैक दिख रहा है तो आप उसको समझ सकते हो कि एयर ट्रैपिंग हो रहा है, मतलब कि ऑब्स्ट्रक्शन है। बट यहाँ आप देखो एक अलग सा एकदम वाइटिश टाइप का आपका लेफ्ट साइड में दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ना थोड़ा स्पूटम या वाटर या कफ जो बोल सकते हो आप, वो इसमें फील्ड है, और ये जो ब्लैकिश ब्लैकिश दिख रहा है ना, ये एयर रहता है। तो आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पे जो लेफ्ट साइड है लंग का, लेफ्ट लंग है वो अफेक्टेड है इसमें। अब हम सीटी स्कैन का देखेंगे। तो सीटी स्कैन भी जैसे कि नेगेटिव चेस्ट रेडियोग्राफ जैसे जिसमें पेशेंट में दिखेगा ना, उसमें रूल आउट करने के लिए सीटी स्कैन भी करा सकते हैं। अब ये रेडियोलॉजिकल इमेजिंग हो गया। अब उसके बाद लेबोरेटरी डायग्नोसिस मतलब कि सीबीसी, स्पूटम और वायरल मार्कर, और जो हम लोग ग्राम स्टेन पॉजिटिव जो बैक्टीरियल कल्चर जो करते हैं, और सीरम क्रिएटिनिन, ब्लड शुगर, ये सब हम नॉर्मल इसमें कराएंगे। सीबीसी कराएंगे, डब्ल्यूबीसी वगैरह कराएंगे तो हो सकता है कि जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है जो इसका माइक्रोबियल एजेंट है, तो उसके कारण जो है डब्ल्यूबीसी वगैरह की मात्रा जो है वो बढ़ सकती है। तो ये हमको एक फाइंडिंग मिल सकती है रिपोर्ट्स में। इसके अलावा ट्रीटमेंट पे अब मेन आते हैं हम कि ट्रीटमेंट कैसे करेंगे पेशेंट को। तो पहले तो आपको पूरा उसका एग्जामिन कर लेना है, पूरा प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन वगैरह करके आपके क्लिनिकल एग्जामिनेशन की फाइंडिंग्स करने के बाद आपको उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। तो जैसे कि पेशेंट को हमको कब कौन से स्टेज पर हमको ना एडमिट करना है। एक रेस्पिरेटरी रेट जो है मोर देन 30 पर मिनट हो जाए, सिस्टोलिक बीपी लेस देन 90 mmHg और डायस्टोलिक 60 mmHg से कम हो। उसके बाद जैसे पेशेंट का जो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, जैसे सीएनएस एग्जामिनेशन करते हैं तो जैसे आप जनरल उसको नाम पूछोगे या कुछ भी आप पूछोगे तो बहुत लेट रिस्पॉन्स करेगा या कंफ्यूज लगेगा, तो ऐसे स्टेज में आपको फ़ौरन उसको हॉस्पिटलाइज करना है। उसके अलावा जैसे कोई पेशेंट डायबिटिक है, हार्ट डिजीज़ वाला है, अल्कोहलिक है, या फिर इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ बोल सकते हो कि उसको ना किसी भी प्रकार का ना इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिजीज़ जैसे आप बोल सकते हो कि एड्स हुआ हो या कुछ भी। उसके बाद मल्टी लोबर निमोनिया है कि मतलब उसके जो लोब्स होते हैं, लंग्स के जो लोब्स होते हैं, आप देखना जब डिवाइड रहते हैं तो उसमें मतलब बहुत सारे लोब्स अफेक्टेड रहते हैं। उसके बाद आप देखो कि ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया में 7 से 10 दिन का एक ट्रीटमेंट प्लान चल सकता है, और या फिर तो जब तक मतलब 3 दिन तक उसका फीवर ना उतरे तब तक। माइकोप्लाज्मा या कैलामिडिया निमोनिया में 10 से 14 दिन, और लेजियोनेला लेजियोनेला में 10 से 21 दिन। मान के चलो कि आपको एक एक एवरेज बोल सकते हो कि 10 दिन से 20 दिन ऐसा कुछ आप मान के चलो, तो इसमें आप ट्रीटमेंट करोगे। उसके बाद है इसको क्या मतलब मेडिसिन दे सकते हो, तो एमॉक्सीसिलिन 500 mg TDS में दे सकते हो इसको 5 दिन के लिए। एमॉक्सीसिलिन जो है पेनिसिलिन ग्रुप का एंटीबायोटिक होता है, बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज आप मेडिसिन इसको कह सकते हो। हायर स्टेज में जब जाओगे तो एमॉक्सीसिलिन अगर रेजिस्ट कर रहा है तो इसमें
एमॉक्सी क्लेव आप यूज़ कर सकते हो, जो बीटा लैक्टमेस इनहिबिटर जिसको बोलते हैं, वो हायर एंटीबायोटिक है। बट अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्टिंग है, तो एमॉक्सीसिलिन से स्टार्ट करो। देन एजिथ्रोमाइसिन है, 500 mg पर ओरल देना है इसको। उसके बाद जो है पहले तो 500 mg से स्टार्ट करना है, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो 250 mg पर आ जाना है 5 दिन तक। तो ये भी एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूज़ होने वाली बहुत अच्छी एंटीबायोटिक है। ये शायद मैक्रोलाइड ग्रुप की एंटीबायोटिक होती है। उसके अलावा क्लैरिथ्रोमाइसिन हो गया। उसके बाद है डॉक्सीसिलिन हो गया 100 mg ट्वाइस अ डे। डॉक्सीसिलिन जो है वो भी एक प्रकार की एंटीबायोटिक है, बट वो उसमें यूज़ करते हैं जैसे जीआईटी वगैरह की इन्फेक्शन हो गया या वॉमिटिंग वगैरह हो रही है या ऐसे, मतलब तो इसमें यूज़ कर सकते हो आप। उसके अलावा एक और है ट्रीटमेंट प्लान कि एमॉक्सीसिलिन को 1 ग्राम में टीडीएस देना है और उसके साथ क्लैरिथ्रोमाइसिन या एजिथ्रोमाइसिन को ऐड करना है। उसके अलावा एक और है कि एमॉक्सक्लेव जो है, जैसे मैं बताया था कि एमॉक्सीसिलिन लो और क्लेविलिनेट 2 ग्राम बीडी इसको लेके और एजिथ्रोमाइसिन वगैरह ऐड करके दे सकते हो। इसके अलावा लीवोफ्लॉक्सासिन है जो फ्लोरोक्विनोलॉन्स ग्रुप का एंटीबायोटिक होता है, उसको ओडी आप 750 mg में दे सकते हो, या मॉक्सीफ्लॉक्सासिन 400 mg ओडी या जेमीफ्लॉक्सासिन 320 mg ओडी 5 से 7 डेज़ के लिए दे सकते हो। इसके अलावा थर्ड जनरेशन सेफालोस्पोरिन में आओगे तो सेफडॉक्सिम 200 mg बीडी दे सकते हो, या सेफिरॉक्सिम 500 mg बीडी प्लस मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स। मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स शायद जैसे एजिथ्रोमाइसिन, ये आप दे सकते हो। अब पेशेंट जो है, अगर आपको उसका कंडीशन बहुत ज़्यादा है तो आप ओपीडी लेवल पर बात किए, बट जब उसको आईपीडी में, मतलब उसको एडमिट करना हो तो क्या करोगे? तो आईवी सेफ्टिएक्सिम है 1 to 2 ग्राम 8 आवरली है। फिर उसके बाद आईवी सेफ्टिएक्सॉन है 1 to 2 ग्राम ओडी, और आईवी एम्पिसिलिन 1 to 2 ग्राम 4 to 6 आवरली, और आईवी एम्पिसिलिन सेल्बेक्टम 2 ग्राम 8 आवरली इंटू 4 डेज, ये आप चला सकते हो। इसके अलावा इसमें प्लस करके एजिथ्रोमाइसिन के टैबलेट्स दे सकते हो, और उसके सीवियर केस, मतलब पेशेंट का कंडीशन थोड़ा ज़्यादा ख़राब है, तो एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम को आप डे 1 पे दोगे, देन 500 mg ओडी नेक्स्ट 4 डेज पर, या फिर टैब लीवोफ्लॉक्सासिन मॉक्सीफ्लॉक्सासिन अबव, इसको भी ऐड करके आप यूज़ कर सकते हो। फिर जब पेशेंट जो है क्लिनिकली स्टेबल हो जाएगा, क्लिनिकली स्टेबल मीन्स टेम्परेचर 100 से कम होगा, हार्ट रेट 100 से कम होगा, रेस्पिरेटरी रेट 24 से कम होगा, और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन सेचुरेशन 90 से ऊपर होगा, तो उसको फिर है ओरल एंटीबायोटिक्स में आपको स्विच करना है। उसके बाद है PPPV 23 इज रिकमेंडेड फॉर ऑल अडल्ट अबव 65 ईयर्स ऑफ एज एंड इन यंगर पेशेंट विद अ नंबर ऑफ कंडीशंस दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ इन्वेसिव न्यूमोकोकल डिजीज़। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, तो लंग एब्सेस है, प्लूरल फ्यूजन है, एम्फाइमा है। ये पेशेंट्स को तुरंत आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या कोई हायर सेंटर में रिफ़र करना चाहिए। ये आज हमने कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के बारे में बात किया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कुछ भी अगर आपको इसमें लगा हो कि ऐड ऑन करना है या कुछ मिस्टेक हुई हो, तो प्लीज़ let me know in the comment section, and thank you for watching. Please keep supporting. Thank you.